हेलो पीपल, दिस इज चैनल CATV। तो इस वीडियो में हम जो है ऑडिट कमेटी को छोड़ के जो भी कमिटीज़ हैं इसके रिस्पेक्ट में जो भी अमेंडमेंट्स है उन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे, राइट। तो ये आपको हेल्प करेगा कमिटीज़ को फास्ट तरीके से रिवाइज करने में। एंड देन हम जो है ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में एक सेपरेट वीडियो आएगा और फिर जो है हम साथ में क्वेश्चंस कर लेंगे। सो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले है रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी एंड देयर मटेरियल सब्सिडियरी। तो क्या बोल रहे हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रेजिग्नेशन करना है फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडियरी। अब मटेरियल सब्सिडियरी क्या होता है आप समझो। दो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन C और 24(1). रेगुलेशन 16 में ये बोलते हैं कि वो सब्सिडियरी जिसमें कंसोलिडेटेड इनकम और कंसोलिडेटेड नेटवर्थ का मोर देन 10% इनकम अगर उस सब्सिडियरी से हो रही है, कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ का मोर देन 10% सब्सिडियरी का है, तो ऐसे केस में जो है वो मटेरियल सब्सिडियरी होगी। पर ये 10% रेगुलेशन 24 में हो जाता है 20%, ठीक है। अब रेगुलेशन 24 क्या बोलता है, इसका ग्लिम्स में इधर आपको बता देता हूँ। रेगुलेशन 24 ये बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को शुड बी डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी। तो मटेरियल सब्सिडियरी जो अनलिस्टेड है तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक कंपनी का, एक होल्डिंग कंपनी का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी, ठीक है। अगर आप देखो तो ये रहा, क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो क्या बोला है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल बी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी। इंपॉर्टेंट ये है कि अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी की बात कर रहे हैं। ये छोटी सी चीज़ें हमने इधर समझी है और इधर 24 जो है, इधर 24 सब रेगुलेशन 24 हमने देखा है। इसके हमारे बारे में जो डिटेल है हम बाद में इसको पढ़ेंगे, राइट। सो अब आती बात जस्ट लाइक 140 सबसेक्शन 2, जस्ट लाइक 140 सबसेक्शन 2। अब LODR रेगुलेशन में जैसे 140 सबसेक्शन 2 हमको कंपनीज एक्ट में दे के रखा है, जस्ट लाइक 140 सबसेक्शन 2, तो वही बात है कि जस्ट लाइक 140 सबसेक्शन 2 LODR रेगुलेशंस में भी ऑडिटर जब रिज़ाइन करता है तो उसे रीजंस बताने पड़ते हैं लिस्टेड एंटिटी को, और लिस्टेड एंटिटी वो ही रीजंस 24 आवर्स में स्टॉक एक्सचेंज को बता देता है, ठीक है। अब हमको समझना पड़ेगा, हमने एक पोर्शन पढ़ लिया अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी हमने समझा, और एक हमने ये रिपोर्टिंग वाला केस समझा। एक नई चीज़ आती है कि ऑडिटर C में समझो, रिपोर्टिंग वाला चैनल समझो, क्या बोल रहे हैं, देखो क्या लिखा है, इन केस एनी कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी मटेरियल सब्सिडियरीज सच एज बिलो। तो क्या बोला है, इन केस एनी कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी और मटेरियल सब्सिडियरी। आपको कंसर्न है, ठीक है, आपको कंसर्न है विद द मैनेजमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडियरी सच एज बिलो। क्या कंसर्न है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो रही है, नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉन कोऑपरेशन बाय मैनेजमेंट। तो ऐसे केस में ऑडिटर को अप्रोच करना चाहिए चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को, और चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को अप्रोच करके बोलना चाहिए कि देखो हमको नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है, हमको मैनेजमेंट की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। ये जो है चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को हमें अप्रोच करना चाहिए, हमको कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। अब चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी वो सारी कम्युनिकेशन को रिसीव करता है और वो वेट नहीं करेगा ऑफ क्वार्टरली कमेटी मीटिंग। मतलब यूँ जनरली होता है कि चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी बोल सकते हैं कि आप ऐसा करो, क्वार्टरली कमेटी मीटिंग, क्वार्टरली में जो कमेटी मीटिंग होगी तो वो आप उसमें अपना कंसर्न रेज करना। तो इधर ऐसा है कि वहाँ तक के लिए वेट नहीं करेगा और इस इशू को, कंसर्न इस इशू को पे ध्यान देगा। तो इधर जो है एंटिटी की ऑडिट कमेटी करती है, ठीक है, चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी इस इशू को देखता है, ठीक है, वो वेट नहीं करेंगे ये। और ये ऑडिट कमेटी के चेयरमैन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास मत चले जाना, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तो आपको दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो है जो कंसर्न को समझते हैं और अपने व्यूज़ जो है वो ऑडिटर और मैनेजमेंट को देखते हैं।
अब जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन या नॉन कोऑपरेशन बाय मैनेजमेंट, तो ऐसे केस में आप डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी बताओगे जो आपको अवेलेबल नहीं हो रही है, ठीक है। और ठीक है, डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताई, और इन केस जो है सामने वाले से जो है ऑडिट कमेटी और ऑडिट कमेटी जो चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी अपने व्यूज़ जो है प्रेजेंट करेंगी। और ले देखिए एंड रिजल्ट यही है कि अगर आपको लग रहा है कि विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल कर लीजिएगा, और अगर आपको देना है डिस्क्लेमर रिपोर्ट तो आप डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ऑडिटर प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट डिस्क्लेमर इन द रिपोर्ट विच मे बी इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एस 705। तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो है डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे दो, क्योंकि आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, नॉन कोऑपरेशन बाय मैनेजमेंट है, ठीक है। या तो आप रिज़ाइन कर दो, ठीक है, और रिज़ाइन कर दो तो आपको भी जो है ऑडिट कमेटी को ये रिज़ाइन के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑडिट कमेटी अपने व्यूज़ देता है, जो ऑडिटर है वो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकता है, वो रिज़ाइन भी कर सकता है। बस लेने के बात ये है कि कम्युनिकेट कर देना अपने जो है ये जो पर्टिकुलर चीज़ है रिज़ाइन करना या डिस्क्लेमर देना, रिज़ाइन करना, ये आपको कम्युनिकेट करना पड़ जाएगा ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को, ठीक है। तो हमने क्या देखा फटाफट कि ऑडिटर को नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉन कोऑपरेशन होता है तो वो कम्युनिकेट करती है चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को, वो वेट नहीं करेंगे और रिजॉल्व करेंगे, अपने व्यूज सबमिट करेंगे। ऑडिटर को जो है कम्युनिकेट करने के टाइम डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल नहीं हो रही है वो भी बताना पड़ेगा, और फिर एट द एंड वो रिपोर्ट डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकती है या वो है वो रिज़ाइन कर सकती है, ठीक है। अब समझो, अब रिज़ाइन कर रही है, ठीक है। तो कंडीशंस टू बी कंप्लाई अपॉन रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन अ लिस्टेड एंटिटी मटेरियल सब्सिडियरी। अगर आप रेजिग्नेशन कर रहे हो, अगर आप लिस्टेड एंटिटी या मटेरियल सब्सिडियरी से डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी। क्या क्या कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी? लिमिटेड रिव्यू एंड ऑडिट रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में सबसे पहला क्या बोल रहे हैं कि चलो मानो कि ये स्टार्ट हुआ है क्वार्टर का और ये क्वार्टर का एंड हुआ है, ठीक है, और ऑडिटर रिज़ाइन कर रहा है 45 दिन के अंदर। अगर विद इन 45 डेज़, ये समझो 45 डेज़ एंड होते हैं, और 45 डेज़ के विद इन अगर है जो है रिज़ाइन कर रहा है, तो अगर इधर रिज़ाइन कर रहा है तो आपको जो है इस क्वार्टर की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो आपको लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट, तो ये आर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी, जिसको अपन बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट। तो लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी उस क्वार्टर की। अगर 45 दिन के बाद जो है रेजिग्नेशन हुआ है तो ऐसे केस में जो है इस क्वार्टर का भी और नेक्स्ट क्वार्टर का भी आपको जो है लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो क्वार्टर एंड के 45 दिन में हुआ है तो पिछले क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट, क्वार्टर एंड के 45 दिन के बाद तो आपको पिछले क्वार्टर का भी और उस पर्टिकुलर क्वार्टर का भी आपको जो है लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब मुझे बताओ कि कल को रेजिग्नेशन जो हो रहा है वो 4th क्वार्टर में हो रहा है। क्या बोल रहे हैं कि ऑडिटर ने साइन करी है लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट 3 क्वार्टर। आपने पहले 3 क्वार्टर की अच्छी खासी रिपोर्ट दी और आप रिज़ाइन किसमें कर रहे हो? 4थे क्वार्टर में कर रहे हो। तो ऐसे केस में 3 क्वार्टर को साइन करने के बाद अगर आप रिज़ाइन कर रहे हो देयर आफ्टर, देन क्वार्टर 4 की रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, और इनफैक्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। तो क्या बोला है कि बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू द लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर। आपको लास्ट क्वार्टर की जो है क्वार्टर 4 की लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट को इशू करना पड़ेगा, साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। तो हमने क्या देखा, फटाफट देख लेते हैं कि जो कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी, क्वार्टर के 45 दिन में करा है तो ठीक है, उस क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट दे देना का 45 दिन के बाद है तो दोनों क्वार्टर का जाएगा, और तीन क्वार्टर के आप ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हो। 4थे क्वार्टर में अगर आप रिज़ाइन कर रहे हो तो आपको 4थे क्वार्टर का भी रिपोर्ट देना पड़ेगा, और इनफैक्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ होल फाइनेंशियल ईयर भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये हमने बात करी। अब समझो, अब जो है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसा है कि 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 ऐसे हमको याद रखना पड़ेगा। टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, ठीक है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। तो क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2019 से, ठीक है, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। और यही टॉप 1000 में देखें तो 1 अप्रैल 2020 से जो है एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है।
ये हमने देखा 500 to 2000 देखा हमने वुमेन डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात अब हम करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अब देखो 1 अप्रैल 2019 से टॉप 1000 में, अब इधर 1 अप्रैल 2019 से टॉप 1000 की बात कर रहे हैं। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में एटलीस्ट 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। यही अगर टॉप 2000 में देखें तो 1 अप्रैल 2020 से एटलीस्ट 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब कि 500 और 1000 है 19-20, ये है अपना इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर में। 1000 और 2000 है 19-20 में, ये है हमारे 6 कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 जो है डायरेक्टर्स होने चाहिए। एटलीस्ट 6 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 6 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो शैल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर, ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम जो है हैश की बात करते हैं। ये हमने स्टार की बात कर ली, हमने टिक की बात कर ली, @ की बात कर ली। टॉप 500 में फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, टॉप 500 में फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और एक तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, साथ ही साथ नॉट रिलेटेड टू एमडी या सीईओ, ठीक है, एज पर द डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ रिलेटिव डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट। तो चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, साथ ही साथ नॉट रिलेटेड टू एमडी या सीईओ होना चाहिए। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए और इनफैक्ट नॉन रिलेटेड टू एमडी और सीईओ, ठीक है, एज पर डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिलेटिव, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि टॉप 500 में अगर हम ऐसे देखें कि टॉप 500 में 1 अप्रैल 2019 से तो जो है एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। 1 अप्रैल 2020 से देखें तो चेयरपर्सन होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव और पर्सन नॉट रिलेटेड टू एमडी सीईओ, ठीक है। दूसरी बात आती है टॉप 1000 की। टॉप 1000 में फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 डायरेक्टर होने चाहिए और 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से जो है एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। और रही बात आती है टॉप 2000 में, तो 1 अप्रैल 2019 से जो है 1 अप्रैल 2020 से जो है 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम 6 डायरेक्टर होने चाहिए। तो शैल बी एटलीस्ट 6 डायरेक्टर। तो देखो इसको समझने का ये तरीका है कि हम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर और चेयरपर्सन की रिस्पेक्ट में याद कर लेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर में अपन ने पढ़ लिया है कि 19-20 में इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर में 500-1000, ठीक है। 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 1000-2000 ऐसा। अब 19-20 तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि आपको हमेशा 2 ईयर का देखने का है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर में 500-1000 और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 डायरेक्टर में जो है 1000-2000। फिर आती है बात डायरेक्टरशिप की, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा भैया बोर्ड ऑफ एक वुमेन डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में देखा, एक अपन ने 6 डायरेक्टर देखे। अब आती है डायरेक्टरशिप में कि डायरेक्टरशिप आप 8 लिस्टेड एंटिटी में कर सकते हो। 1 अप्रैल 2020 से ये 7 है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप दोनों हर केस में जो है 7 लिस्टेड एंटिटी से ज़्यादा पे नहीं कर सकते। तो ये जो डायरेक्टरशिप है ये मैक्सिमम वाली बोल रहे हैं। तो ये जो डायरेक्टरशिप है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में जो है डायरेक्टरशिप है, तो बोल रहे हैं कि डायरेक्टर आप जो है 8 लिस्टेड एंटिटी में बन सकते हो 1 अप्रैल 2020 से 7 लिस्टेड एंटिटी में। रही बात इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप में तो 7 लिस्टेड एंटिटी में बन सकते हो, ठीक है। और वो भी 7 ही है, हर जगह 7 है, पर इस पे एक्सेप्शन है। इस पे एक्सेप्शन ये है कि अगर आप किसी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हो या एमडी हो, किसी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और एमडी हो, तो ऐसे केस में आप जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ 3 लिस्टेड एंटिटी के ही बन सकते हो, ये एक्सेप्शन है। तो इतना पूरा पढ़ने से बेटर है कि हमने यही छोटी छोटी चीज़ें पढ़ ली जो हमको एमसीक्यूज़ में दिख सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है ये 8 और 7 वाला कि 1 अप्रैल 2020 पे जो है 19 में आप जो है 8 में बन सकते थे, अब आप जो है 1 अप्रैल 2020 से आप 7 लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर बन सकते हो। इंडिपेंडेंट तो दोनों में 7 ही है। अब पॉइंट ये आता है कि 70 ईयर्स वर्सेस 75 ईयर्स, जैसे हमने कंपनी ऑडिट में कंपनी एक्ट में पढ़ा था कि 70 ईयर्स से अगर ऊपर के पर्सन को अपॉइंट करना है तो ऐसे केस में जो है हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी हमको नोटिस में अटैच करना पड़ेगा शोइंग द जस्टिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। यही चीज़ LODR में 75 ईयर्स पे आती है। तो बोलते हैं कि अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो है जिसकी एज 75 ईयर्स हो गई है तो 75 ईयर्स या उसके ऊपर के
जो एज पे जो है आपको ऐसे केस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अगर आप उसको अपॉइंट करो, रीअपॉइंट करो, जो भी है, ठीक है। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ेगा शोइंग द जस्टिफिकेशन। सो इस तरीके से जो है हमने बात करी है कंपोजिशन की छोटे मोटे पॉइंट्स की। अब आती है बात, इधर हम पढ़ रहे हैं ऑडिट कमेटी के बारे में। अब जो है सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में क्या बोलता है, और इनफैक्ट LODR ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में क्या बोलता है। और एक नई चीज़ हो रही है, आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर। तो ऐसी कंपनी जिसमें आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है लिमिट क्या रहेगी, तो समझो। सबसे पहले 177 में ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो है ही कि 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता है। और ये मेजॉरिटी है, मतलब कि 10 डायरेक्टर हो, 5 इंडिपेंडेंट है, तो ये मेजॉरिटी नहीं होती। मेजॉरिटी हमेशा 50% से ऊपर पे होती है। तो 3 डायरेक्टर है, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता, ठीक है। और चेयरपर्सन शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रही बात LODR में, तो ऐसा बोला गया है कि ऑडिट कमेटी में जो है 3 डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम। वो तो 177 में भी सेम है, इधर 2/3 मिनिमम 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर कंपनी जिसमें आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है, जैसे केस में तो सारे के सारे डायरेक्टर को जो है इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। रही बात आती है NRC की, तो 177 बोलता है कि NRC में 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। तो NRC में जैसे कि उधर थे 3 डायरेक्टर, NRC में है 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और NRC क्या है हमारा, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, ठीक है। तो इधर 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। LODR में भी 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और 50% हाफ, इधर मेजॉरिटी नहीं बोला है, इधर बोला है हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अब 177 ये भी बोलता है कि चेयरपर्सन ऑफ कंपनी का चेयरपर्सन जो है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी को चेयर नहीं कर सकता। मतलब कंपनी का चेयरपर्सन NRC नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कंपनी में जो है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में वो मेंबर बन सकता है, पर कंपनी का चेयरपर्सन कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब देखो, ये हमने NRC के बारे में बातचीत करी। LODR में ये बोलता है कि चेयरपर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो LODR इसके में कोई सी बातें नहीं करता, चेयरपर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। और LODR है, LODR मतलब कि जिसमें आउटस्टैंडिंग कंपनी जिसमें आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है, तो ऐसे केस में जहाँ पे हमने पढ़ा था कि हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, उसकी जगह 2/3 हो जाएगा। मतलब कि जब भी LODR में हाफ हो तो सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर में 2/3 हो जाएगा, और जब भी 2/3 है तो सुपीरियर राइट में हो जाएगा ऑल। तो ये हमने देखा। फिर बात आती है हमारी स्टेक होल्डर की। तो स्टेक होल्डर में ऐसा बोला गया है कि जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। तो उधर भी मतलब हर जगह, इधर चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, पर स्टेक होल्डर में बोल रहे हैं 177 में कि चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। पर LODR में क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए। 3 डायरेक्टर में से एटलीस्ट 1 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो एटलीस्ट 1, इधर 1/3 नहीं बोला है, एटलीस्ट 1 बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अगर हम सिर्फ LODR के रिस्पेक्ट में देखें तो 2/3 था, फिर हाफ हो गया, मतलब कम होते जा रहा है, ठीक है, रिड्यूस होते जा रहा है। एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक। पर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है तो फिर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी तो वही कि जो सारे मेंबर होते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के, वो सारे मेंबर कमेटी के तो सीनियर एग्जीक्यूटिव रहते हैं, ठीक है। तो सारे मेंबर जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में सारे मेंबर जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, और मेजॉरिटी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, ठीक है। और चेयरपर्सन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है। मतलब कि सारे पर्सन सीनियर एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि सीनियर लोग ही रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में जाएंगे, पर जो मेजॉरिटी विद चेयरपर्सन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने समझा। और LODR है आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है, तो ऐसे केस में 2/3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी, ठीक है। और ये है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, ऑडिटर शैल चेक दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट जो हाफ है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा समझने का है कि एटलीस्ट हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो हमने क्या देखा, 177 LODR ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर, उधर भी 3 डायरेक्टर, मेजॉरिटी है, इधर 2/3 है और इधर ऑल हो जाता है,
ठीक है। इधर भी सब जगह ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इधर भी नॉन एग्जीक्यूटिव है, हाफ हाफ दोनों में है, ठीक है। और इधर चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में भी यही बोला है कि 3 डायरेक्टर में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी सारे मेंबर जो है पहले तो सबके साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, मेजॉरिटी मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होने चाहिए और चेयरपर्सन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ये पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ा। अब हम जो है, और हाँ एक छोटी सी चीज़ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट हाफ जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब आती है बात एडिशनल रोल की, तो समझो एडिशनल रोल क्या दिया हुआ है। एडिशनल रोल ऑफ ऑडिटर दिया हुआ है, ऑडिट कमेटी दिख रहा है, एडिशनल रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। अभी हमने ऑडिट कमेटी के बहुत सारे रोल देखे, ठीक है। अब हम ऑडिट कमेटी का एडिशनल रोल देखते हैं। सी ये जो बातें चल रही है वो स्पेसिफिकली कट टू कट अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में चल रही है, चैप्टर इसके रिस्पेक्ट में नहीं आया है और चैप्टर में भी हार्डली मेजर इसमें इसकी ही बातें करी गई है, ठीक है। तो हम एक बार चैप्टर को भी ओवरव्यू कर देंगे और इस तरीके से ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम हमारा पूरा कर लेंगे। तो क्या बोला है एडिशनल रोल में, तो एडिशनल रोल है ऑडिट कमेटी का रिव्यूइंग लोन्स एंड एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब होल्डिंग कंपनी जो है लोन्स या एडवांसेस या इन्वेस्टमेंट करती है सब्सिडियरी कंपनी में, और लोन एडवांसेस इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडियरी कंपनी में क्यूमुलेटिवली अगर होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो जाता है 100 करोड़ और 10% ऑफ असेट साइज ऑफ सब्सिडियरी, 100 करोड़ और 10% ऑफ असेट साइज ऑफ सब्सिडियरी विच एवर इज लोअर, वो अमाउंट उस अमाउंट से अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो लिखा हुआ है एक्सीडिंग ₹100 करोड़ और 10% ऑफ असेट साइज ऑफ सब्सिडियरी। हमने क्या किया 100 करोड़ और 10% ऑफ असेट साइज ऑफ सब्सिडियरी विच एवर इज लोअर करा, जो भी अमाउंट आया उससे अगर ज़्यादा लोन एडवांसेस या इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं तो ऐसे केस में यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे जा रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल रोल सिर्फ यूटिलाइजेशन का है और जब वो भी तभी देखेंगे जब जो है लोन का अमाउंट ज़्यादा है 100 करोड़ और 10% ऑफ असेट साइज ऑफ सब्सिडियरी विच एवर इज लोअर। वो जो अमाउंट है, वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर ज़्यादा लोन है तो ऐसे केस में यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा। अब रही बात करें रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर की, अब आती है बात रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर की। तो ऐसा बोला है कि अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 50% से ज़्यादा एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो ऐसे केस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो प्रमोटर है या मैनेजर है ऑफ प्रमोटर ग्रुप, तो उसको अगर रेम्यूनरेशन 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर, अभी अपन ने जो ऊपर पढ़ा था वो 100 करोड़ और 10% ऑफ असेट साइज ऑफ सब्सिडियरी था विच एवर इज लोअर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का, रेम्यूनरेशन है 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर। उस अमाउंट से अगर ज़्यादा मिलता है सिंगल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। अब अगर एक से ज़्यादा जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इन टोटलिटी जो है रेम्यूनरेशन मोर देन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट है, तो अगर सिंगल है तो 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्यूमुलेटिव है तो ऐसे केस में मोर देन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो ऐसे केस में जो है स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अब ऑडिटर को यही तो चेक करना है कि स्पेशल रिजोल्यूशन टाइम पे पास करा नहीं करा, ये सब चीज़ें हुई है कि नहीं हुई है। तो ऐसे केस में ऑडिटर को मिनट्स, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, आर्टिकल्स, एजेंडा पेपर, नोटिसेस, एनुअल रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन 24। हमने पढ़ा ऑडिटर को ये सब चीज़ें जो है चेक करनी पड़ेगी। रेगुलेशन 24 ये बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी अ डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और इसके लिए अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी में 20% आ जाता है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं कि लिस्टेड एंटिटी अगर डिस्पोज कर रहा है शेयर्स, ठीक है, लिस्टेड एंटिटी अगर डिस्पोज कर रहा है शेयर्स इन मटेरियल सब्सिडियरी या सेल कर रहा है असेट या डिस्पोज कर रहा है एसेट्स, तो सेल, लीज या डिस्पोज, तो डिस्पोज कर रहा है शेयर्स या असेट को सेल, लीज या डिस्पोज कर रहा है। और किन की असेट है? ये मटेरियल सब्सिडियरी की। तो लिस्टेड एंटिटी का मटेरियल सब्सिडियरी में समझो कि इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स है, अब उसको डिस्पोज कर रहा है, या असेट्स जो है
उसको सेल, लीज या डिस्पोज कर रहा है, और 20% ऑफ असेट्स ऑफ मटेरियल सब्सिडियरी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले हम डिस्पोजिशन ऑफ शेयर्स के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं कि लिस्टेड एंटिटी अगर शेयर डिस्पोज कर रहा है मटेरियल सब्सिडियरी में और इतना डिस्पोज कर रहा है कि जिससे इसका रिडक्शन जो है, लिस्टेड एंटिटी का जो रिडक्शन है इन द शेयर कैपिटल लीड्स टू लेस देन 50%। तो रिडक्शन टू इट्स शेयर होल्डिंग टू लेस देन 50%, मतलब कि लिस्टेड एंटिटी ने जो है डिस्पोजिशन करा शेयर्स का, अब उसका जो है होल्डिंग उस मटेरियल सब्सिडियरी में लेस देन 50% है, या लिस्टेड एंटिटी का सीज टू कंट्रोल हो रहा है ओवर मटेरियल सब्सिडियरी। तो ऐसे केस में जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसका एक्सेप्शन ये है कि अगर ये जो है डिस्पोजिशन ऑफ शेयर एज पर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है या एज पर द रिजोल्यूशन प्लान है, तो ऐसे केस में जो है स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्पोजिशन कर रहे हो, रिडक्शन 50% से कम हो रहा है या कंट्रोल तुम्हारा सीज हो रहा है, पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा लो। पास तो तब भी नहीं कराने का है अगर अरेंजमेंट में, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में ऐसा डिसाइडेड है या रिजोल्यूशन प्लान में ऐसा बोला गया है तो। ठीक है, और ये भी जो सब चीज़ें हैं ये आपको स्टॉक एक्सचेंज में बतानी पड़ेगी 1 दिन के अंदर। तो रिजोल्यूशन प्लान या स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, तो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के 1 दिन के अंदर आपको जो है ये बताना पड़ेगा कि ऐसा रिजोल्यूशन प्लान जो है पास हुआ है। अब दूसरी बात आती है वही सेलिंग, लीजिंग, डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स। तो मोर देन 20% ऑफ एसेट्स ऑफ मटेरियल सब्सिडियरी। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है आपको वही प्रायर अप्रूवल चाहिए रहेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए रहेगा अगर आप 20% ऑफ मटेरियल सब्सिडियरी जो है 20% ऑफ एसेट्स ऑफ मटेरियल सब्सिडी सेल, लीज और डिस्पोज कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप सेल, लीज या डिस्पोज कर रहे हो एसेट्स को इन सब्सिडियरी और 20% है, ठीक है, अगर आप मोर देन 20% कर रहे हो तो मोर देन 20% एसेट्स को आप जो है सेल कर रहे हो, लीज कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो है स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। साथ ही साथ इसके एक्सेप्शन ये है कि अगर डिस्पोजिशन एज पर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है या डिस्पोजिशन एज पर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है या तो डिस्पोजिशन जो है एज पर द रिजोल्यूशन प्लान है, तो ऐसे केस में तो आप 20% से ज़्यादा भी सेल, लीज या डिस्पोज कर दो, जरूरत ही नहीं है फिर ऐसे केस में स्पेशल रिजोल्यूशन की। पर ये है जो डिस्क्लोजर ये आप 1 दिन में दे देना। तो इस तरीके से जो है हमने रेगुलेशन 24 पढ़ा और मटेरियल सब्सिडियरी की डेफिनेशन भी पढ़ी। ठीक है, सो इधर हमने मटेरियल सब्सिडियरी की डेफिनेशन पढ़ी, इसको भी कट कर देते हैं। जो पढ़ते गए ये भी हमने कट कर दिया। ठीक है, ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के रिस्पेक्ट में भी हमने, चलो ये हमने नहीं पढ़ा है, ये हम एक बार देख लेते हैं। अब देखो, ये ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के अगर चार्ट देखा जाए तो सबसे पहले सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट दिया हुआ है। तो सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट हमको अच्छे से आता है। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे, पर अभी जो इंपॉर्टेंट है वो LODR के कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी के बारे में एक तो सेक्शन 177 में क्या दे के रखा है और LODR में क्या दे के रखा है वो इधर बता के रखा है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन एंड रेम्यूनरेशन की बातें हम इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको अमेंडमेंट में भी पढ़ा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो वुमेन डायरेक्टर है तो 500 और 1000 और 6 डायरेक्टर है तो 1000 और 2000। तो वुमेन डायरेक्टर की बात करें तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, वो टॉप 500 में 1 अप्रैल 2019 से, टॉप 1000 में 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है एटलीस्ट मोर देन 50%, मोर देन इक्वल टू 50%, ठीक है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ एडिशनल चीज़ें हमको इधर भी देखने को मिल जाएगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो कंप्राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो एटलीस्ट 50% जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब आती बात नंबर ऑफ डायरेक्टर की, तो हमने बात करी थी कि नंबर ऑफ डायरेक्टर के लिए तो 1000 और 2000 है, जो है 6 डायरेक्टर होने चाहिए 1000 और 2000 के रिस्पेक्ट में। फिर आती बात चेयरपर्सन। अभी हमने पढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का कंप्राइजेस ऐसा होना चाहिए, है ना, दोनों के दोनों होने चाहिए, पर इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अब चेयरपर्सन के रिस्पेक्ट में बात करें, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं चेयरपर्सन की बात कर रहा हूँ। अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो ऐसे केस में जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मोर देन इक्वल टू 50% होने चाहिए। पर अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो ऐसे केस में 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब चेयरपर्सन अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव में अगर वो चेयरपर्सन निकल गया तो एटलीस्ट 1/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है तो जो है 50% इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है तो 50% जो है
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए एटलीस्ट, और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो एटलीस्ट 1/3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब वही बात है जो हमने पढ़ा था कि अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसने अपनी एज 75 ईयर्स या उसके ज़्यादा की एज है, तो ऐसे केस में उसको अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा टू द नोटिस जस्टिफाइंग सच जो है अपॉइंटमेंट। ये हमने बात करी। और फिर आती बात रेम्यूनरेशन की। ये हमने कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इफेक्ट में बात करी, जिसमें हमने नए पॉइंट देखे कि 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, और अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव है तो उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वैसे एडजस्ट हो जाएंगे। फिर आती बात रेम्यूनरेशन की, तो हमने रेम्यूनरेशन भी पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले तो रेम्यूनरेशन रिकमेंड करता है और देन फिर उसको अप्रूवल दिया जाता है। ठीक है, तो ये रेम्यूनरेशन की बातें कर रहे हैं, सीटिंग फीस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीटिंग फीस तो रेम्यूनरेशन में आता ही नहीं है। ठीक है, अब जो है रेम्यूनरेशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, तो आपको याद होगा कि अगर सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जितने भी रेम्यूनरेशन है उससे 50% से ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसे केस में स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाता है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो ईसॉप नहीं मिलता, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और फिर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में है, तो अगर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर, उस लिमिट से अगर ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो है ऐसे केस में स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। और अगर मोर देन 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से और टोटल रेम्यूनरेशन 5% से ज़्यादा अगर मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो है इधर भी स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। तो ये बात जो है हमने इधर ही पढ़ी है। ठीक है, तो इतना कुछ खास नहीं था, ये सब हमने पढ़ लिया। फिर बात करें तो मीटिंग की, तो एटलीस्ट 4 मीटिंग होनी चाहिए इन द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 4 मीटिंग होनी चाहिए, और मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन द 2 मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। मतलब मैक्सिमम टाइम गैप 120 डेज का, 120 डेज से ज़्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। तो 4 मीटिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम टाइम गैप जो है 120 डेज का होना चाहिए। कोरम की बात करें तो कोरम इसमें नई चीज़ आई है, तो 1 अप्रैल 2019 और 1 मतलब 1000-2000, जैसे हमने बात करी थी उधर वुमेन डायरेक्टर में 500,000, और फिर हमने जो है 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 डायरेक्टर होना चाहिए, उसके लिए हमने 1000-2000 पढ़ा था, तो इसमें भी 1000-2000 ही है। ठीक है, कि कोरम 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, और 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, उसमें से मोर देन और इक्वल टू 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब कोरम क्या होगा, 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, तो उसका 1/3 देखा हमने, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, वो अपनी हो गई कोरम। उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए कोरम में। तो कोरम में क्या होगा, 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब रही बात आती है डायरेक्टरशिप की, तो डायरेक्टरशिप में लिस्टेड एंटिटी के 8 डायरेक्टरशिप, अगर 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 से 7। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 7। ठीक है, तो हमने कुछ कोरम का पॉइंट नया देखा है, क्योंकि डायरेक्टरशिप तो हम पहले पढ़ चुके थे, हमने कोरम का पॉइंट नया देखा। तो क्या है कि 1 अप्रैल 2019 से 8 एंटिटी में आप डायरेक्टर बन सकते थे, और 1 अप्रैल 2020 से 7 में आप डायरेक्टर बन सकते थे, 7 लिस्टेड एंटिटी में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो दोनों में ही है 7। अब इसमें एक्सेप्शन ये था कि अगर आप किसी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर या एमडी या होल टाइम डायरेक्टर हो, तो ऐसे केस में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटी में ही बन सकते हो। ठीक है, फिर अपन ने ये पढ़ा था। अब याद हो तो एक नई चीज़ ये भी है कि मैक्सिमम चेयरपर्सनशिप, जैसे मैक्सिमम डायरेक्टरशिप है, तो मैक्सिमम मेंबरशिप और चेयरपर्सनशिप, जैसे डायरेक्टर है 8 और 7, तो ऐसे मेंबरशिप है 10 कमेटी और चेयरपर्सनशिप है 5 कमेटी। अब इसमें प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी नहीं आती, और जो चेयरपर्सनशिप देखते हैं जो, वो ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को ही गिना जाएगा। ठीक है, तो चेयरपर्सनशिप जो है, तो उसमें ध्यान रखो कि मेंबरशिप 10 कमेटी है और चेयरपर्सनशिप जो है वो 5 कमेटी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कोई सी भी हो, इसमें एप्लीकेबल है, आप इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमारा ये वाला पोर्शन भी जो है वो ओवर हुआ है, राइट। चलो, अब आती बात 3, हम इसको पैरेलली समझ लेते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में, कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में समझते हैं एनआरसी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी। अभी हम इस 3 कमेटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में देखो,
3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ठीक है, ये सेम चीज़ें 178 में देके रखी है, वही सेक्शन में 178 में देके रखी है। फिर बात करें तो चेयरपर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मैं अभी LODR पढ़ रहा हूँ और बाकी एडिशनल में 178 का बोल दूंगा। तो हम चेयरपर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेयरपर्सन ऑफ NRC शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और चेयरपर्सन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, वही चेयरपर्सन ऑफ एंटिटी शुड नॉट चेयर दी नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, वो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का मेंबर हो सकता है। तो चेयरपर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। साथ ही साथ लिस्टेड एंटिटी का चेयरपर्सन, कमेटी का चेयरपर्सन नहीं हो सकता, वो मेंबर बन सकता है। कोरम जो है वो 2 और 1/3 विचएवर इज हायर। अभी हमने इसके पहले जो कोरम देखी वो कोरम किस में देखी, 3 और 1/3 था। ये कोरम देखी हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो 3 और 1/3 विचएवर इज हायर। अब यही अगर NRC में देखें तो कोरम है 2 और 1/3 है विचएवर इज हायर, और एटलीस्ट 1 जो है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इनकी मीटिंग साल में एक बार होनी चाहिए कम से कम, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। और जो है चेयरपर्सन शैल प्रेजेंट एट मीटिंग एंड आंसर शेयर होल्डर क्वेरीज। तो चेयरपर्सन को जो है प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए और उनको आंसर करना चाहिए शेयर होल्डर क्वेरीज। तो कोरम की बात करें तो कोरम की NRC में ये कोरम है 2 और 1/3 विचएवर इज हायर, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और वही जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है इधर 1000 और 2000 में 3 और 1/3 विचएवर इज हायर और एटलीस्ट जो है 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बात करें तो 3 डायरेक्टर है, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जैसे कि उधर 50% था, इधर एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे नंबर दे दिया है कि 3 डायरेक्टर है और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। वही है कि चेयरपर्सन जो है, चेयरपर्सन इधर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में हमने पढ़ा कि चेयरपर्सन इधर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इधर ही ये है कि चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो चेयरपर्सन जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। बाकी मीटिंग वंस इन अ ईयर, अदर पॉइंट्स में शेयर होल्डर को प्रेजेंट होना चाहिए और जो है आंसर करना चाहिए क्वेरीज को। तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि इधर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उधर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ठीक है, और इधर जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है, ये चीज़ है देखने लायक। और कोरम की बात तो हमने कर ही ली है। ठीक, और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी 178 के हिसाब से देखें तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी तब बनती जब कंपनी के पास जो है 1000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हो। ठीक है, फिर आती है बात रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में ऐसा है कि टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी पे ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। कंपनी एक्ट में तो कुछ भी नहीं बोल के रखा है, इधर ही है जो है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में जो है रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन। तो जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिफाइन करके रखी है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकता है कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्लान है उसकी मॉनिटरिंग की एक्टिविटी डेलीगेट कर सकता है। तो डेलीगेट द मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। तो जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है उसको मॉनिटरिंग करना कमेटी को कि तुम प्लान अच्छे से बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। और अदर फंक्शन सच है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यही तो नॉर्मल सी बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेजॉरिटी लोग, अभी अपन ने पढ़ा कि सारे लोग तो सीनियर एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और जो मेजॉरिटी मेंबर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग चेयरपर्सन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही लोग होने चाहिए। ठीक है, तो कमेटी के जो मेजॉरिटी मेंबर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो है मेंबर होने चाहिए। वो रही बात आती है चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होना चाहिए और सारे के सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव रहते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने जो है ये तीनों कमेटी के बारे में स्पेसिफिकली समझा है। और अब जो है हम NRC और NRC एज पर LODR, ओके, तो NRC 178 और NRC एज पर LODR, ठीक है, देख लेते हैं और भी क्या पॉइंट है छोटे मोटे। और ऑडिट कमेटी में 177 वर्सेस LODR। वैसे NRC के रिस्पेक्ट में हम छोटी मोटी चीज़ें तो इधर देख चुके हैं, तो इधर भी देख लेते हैं कि 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और 50% जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। LODR में भी सेम है। अपन ने ये पढ़ा था कि चेयरपर्सन ऑफ कंपनी जो है वो इधर चेयर नहीं कर पाएगी पर वो मेंबर बन सकती है, तो ये अपन ने पढ़ लिया है, तो ये भी वही है। ठीक है, फिर बात करें एप्लीकेबिलिटी की, ओके, इधर एप्लीकेबिलिटी मतलब 178 की जो बात करें इधर एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट आ जाता है, पर मतलब कि और भी कुछ पॉइंट है 178 में एप्लीकेबिलिटी वाले, पर LODR की बात करें तो ये सिर्फ चेयरपर्सन कोरम, जैसे अपन ने बात करी थी कि इधर चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कोरम की बात करें तो 1/3 और 2 विचएवर इज हायर, 1/3 और 2 विचएवर इज हायर और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मीटिंग वंस इन अ ईयर होनी चाहिए
वो सब चीज़ें जो है इधर 178 में नहीं है, ठीक है। तो 178 में जो है एप्लीकेबिलिटी के रिस्पेक्ट में एक तो लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी 10-50-100, तो पेड अप कैपिटल, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, डिवेंचर, लोन वो मोर देन 50 है और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। इंपॉर्टेंट ये है कि आउटस्टैंडिंग DDL वो मोर देन 50 है, ठीक है, और बाकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, वो आउटस्टैंडिंग DDL 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। फिर देखा जाए तो डोरमेंट कंपनी, जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडियरी पे ये जो है ये मतलब ये नॉमिनेशन डेमिनेशन कमेटी ऑब्वियसली बात है वो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, हो तो कोई सी भी कमेटी नहीं लगेगी डोरमेंट कंपनी, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडियरी में। पनिशमेंट ये है कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो 1 लाख से 5 लाख की कंपनी को और 25,000 से 1 लाख की जो है ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को लगेगी, साथ ही साथ 1 ईयर की जेल। तो कंपनी को 1 लाख से 5 लाख की और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 25,000 से 1 लाख की प्लस 1 ईयर की जेल। चलो ये हो गया। फिर आती बात स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की, उसको LODR से हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं फटाफट। तो अपन ने ये पढ़ा ही था कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में वो मैंडेटरी है कि कंपनी के पास अगर 1000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर है तो ऐसे केस में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप बनानी पड़ जाएगी। स्टेक होल्डर में इनफैक्ट शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, डिपॉजिट होल्डर सब आते हैं, ठीक है। और जो है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में सभी आ जाते हैं, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर सब आ जाते हैं। सेक्शन 8 की कंपनी पे नहीं लगता। अब इधर चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, LODR में भी चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और एडिशनल पॉइंट तो ठीक है, एडिशनल पॉइंट तो हमने देख ही लिया था कि एडिशनल पॉइंट में जो है वो कोरम के मीटिंग के बारे में बात करी थी, वंस इन अ ईयर, और चेयरपर्सन को प्रेजेंट होना चाहिए, ये सब हमने बात करी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमने स्टेक होल्डर रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में भी जो है पॉइंट्स को पढ़ लिए, मतलब हमने जो है तीनों कमेटी के पॉइंट्स जो थे वो तीनों कमेटी के पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। तो इस तरीके से हमने बाकायदा ये वाला पोर्शन कमेटी वाला और हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन वाला देख लिया। अगर देखा जाए तो ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में जो है ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में हमने जो है ये सब चीज़ें समझ ली, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें कुछ पॉइंट्स है ऑडिट कमेटी वाले, जो मेन ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें ऑडिट कमेटी की तो इसमें जो है एक और PDF है जहाँ पे हम जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट कमेटी 177 एंड LODR के बीच में डिफरेंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर सर्टिफिकेट विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, वो सबके बारे में हम बात करेंगे। तो अपन इधर ऐसा करते हैं कि वैसे भी ये 40 मिनट का वीडियो हो ही चुका है, तो ये जो पर्टिकुलर ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट्स हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। और जो है इस पर जो है क्वेश्चंस भी है, तो फटाफट वो क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे। इजी है क्वेश्चन, इतना कुछ खास नहीं है, ओके। तो मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।